नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के जे सिविल पाठशाला। दोस्तों, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो देश दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करने वाले हैं एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज दो एडिटोरियल के ऊपर चर्चा होने वाली है। पहला एडिटोरियल अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो चुनावी बॉन्ड स्कीम के ऊपर रोक लगाई गई है उसके ऊपर है। इसके बाद सेकंड नंबर का जो एडिटोरियल डिस्कस किया जाएगा वो पाकिस्तान में अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव का रिजल्ट आया है, जिससे वहाँ की सरकार चेंज होने वाली है। चुनाव में क्या नतीजे आए हैं, जनता क्या चाहती है, नेता और लोगों को यदि सरकार बना भी रहे हैं तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर वो आर्टिकल फोकस करता है। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड है, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, लोगों से पैसा उगाही करती हैं और उसका उपयोग करती हैं फिर वो चुनाव लड़ने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मुझे यदि कोई चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से यदि पैसा देता है तो जाहिर सी बात है मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो ये स्कीम कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट इसको लेकर के आई थी और फ़ायदा भी इसमें बीजेपी को ही हुआ है। अभी तक देखें, यदि हम डेटा उठा करके देखें तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो पैसा मिला है, डोनेशन आया है, वो बीजेपी को गया है। इसको सरकार ने टैक्स से फ्री कर दी है। हर जगह टैक्स लगेगा, आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, कहीं पर भी हैं, आपको टैक्स लगेगा। लेकिन आपने यदि किसी को डोनेशन दे दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको टैक्स से फ्री कर दिया गया है। मतलब एक कानून लाने के लिए इन्होंने दो तीन ठो कानूनों को बदल दिया था, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ी थी। अब इस चुनावी बॉन्ड प्रक्रिया में दिक्कत ये है, सरकार उस टाइम क्या काम करी है, उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति बॉन्ड दे रहा है, किसी को आप डोनेशन दे रहे हैं तो आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। ठीक है। अब सरकार कह रही है कि भाई हमें भी नहीं पता रहता है कि हमको किसने पैसा दिया है, सरकार ऐसा कह रही है, लेकिन ये बात गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप यहाँ पर बैठे हैं और ये एसबीआई है, ठीक है, और यहाँ पर है गवर्नमेंट, आपने 1 करोड़ रुपये का चंदा एसबीआई के माध्यम से किसको दे दिया, बीजेपी को दे दिया। अब शुरू में तो ऐसा नियम कानून चला आ रहा था कि गवर्नमेंट एंड आरबीआई दो लोग ही कोई भी बॉन्ड को रिलीज़ कर सकते हैं। अब यदि सरकार खुद ही बॉन्ड बांटने लग जाती तो सरकार के ऊपर क्वेश्चन खड़े हो जाते। आरबीआई खुद यदि बॉन्ड बांटने लग जाती तो आरबीआई के ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा हो जाता। इस चीज़ से बचने के लिए सरकार ने क्या काम कर दी, एसबीआई को बीच में ला दी और बोल दी कि नहीं, लोग तो एसबीआई से बॉन्ड खरीद रहे हैं, एसबीआई बॉन्ड को जारी कर रहा है, इसमें हमको क्या पता कि कौन किसको दे रहा है। ऐसा सरकार ने तर्क निकाल दी। लेकिन देखा जाए ना, ये जो एसबीआई है वो सरकारी बैंक है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जानकारी सरकार को लग ही जाती है कि अडानी ने मुझे इतने रुपया दिया, अंबानी ने मुझे इतने रुपया दिया, और फिर सरकार की जो पॉलिसीज़ रहती हैं वो प्रभावित होंगी। ये एकदम क्लियर बात है। मुझे किसी ने पैसा दिया है तो मुझे उसका कर्जा चुकाने के लिए मुझे उसके हिसाब से काम करना पड़ जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काफ़ी लंबे समय के बाद इसके ऊपर रोक लगाई है, लेकिन अभी तक देखा जाए ना तो ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट माना जाता है। तो यदि बेसिक तौर पर देखें, समरी के तौर पर देखें ना, तो इस एडिटोरियल में इन्हीं सब बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यदि हमें निबंध लिखने के लिए आता है जिसकी लाइनें रहेंगी कि जो लैंडमार्क जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो ये याद दिला देता है सिटीजन्स
वो ये चीज़ याद दिलाता है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, नीड टू बी एवर वॉचफुल इन ए डेमोक्रेसी। आप हमेशा सतर्क रहिए अपनी डेमोक्रेसी में। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे हमको ये पता लग जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय एक अनुस्मारक है, एक कहना चाहिए रिमाइंडर है कि लोकतंत्र में नागरिकों को हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, नहीं तो सरकार ऐसे ही हमको चूतिया बनाते रह जाएगी। तो जो जजमेंट आया है 15 फरवरी 2024 का, ये अपने आप में लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। इसमें चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और कुल मिलाकर के देखा जाए हमारे देश में, हमारे देश की डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड द फैक्ट इज़ दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज ओपेक। और फैक्ट वाली बात यह है कि ये जो चुनावी बॉन्ड योजना थी ना, वो अपारदर्शी थी। अपारदर्शी मतलब मुझे पता ही नहीं है ना। यदि लोगों को पता चल जाएगा कि अंबानी ने पैसा दिया है बीजेपी को 15,000 करोड़ या जितने हज़ार करोड़ भी, और बाद में ये भी पता चलता है कि सरकार उन्हीं के हिसाब से ज़्यादा काम कर रही है, किसानों की नहीं सुन रही, गरीबों की नहीं सुन रही, बेरोजगारों की नहीं सुन रही है, उसका रीज़न लोगों को पता चल जाएगा और अगली बार फिर इसका दंड भुगतना पड़ जाएगा उनको। अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ लीगल इश्यूज हैं जिनको हमें समझने की कोशिश करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया था तो उसमें ये बोला था कि ये जो चुनावी बॉन्ड स्कीम आई है ना, कुल मिलाकर के सरकार के डिसीजन को ये प्रभावित कर रही है। सरकार को पैसा मिलता है, बदले में सरकार को फिर उनके लिए काम करना पड़ जाता है, अपने फैसलों को उनके हिसाब से लेना पड़ जाता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बोला गया था। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड ने पहले जो कुछ सीमाएं इसमें लगाई गई थी कि हाउ मच ऑफ इट्स प्रॉफिट्स ए कंपनी को डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब पहले जो एक सीमा रही थी कि भाई कंपनी 100 रुपया लाभ कमा रही है तो 10 रुपया चुनावी बॉन्ड में दान कर देगी, ये सारी सीमा को भी सरकार ने हटा दी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जेब में पैसा आना चाहिए, सरकार ये सोचने लगी। इस योजना से क्या हुआ, घाटे में चल रही कंपनियों को भी दान देने की अनुमति मिल गई। साथ ही साथ इससे राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने के उद्देश्य से फर्जी कंपनियों के गठन का दरवाज़ा भी खुल गया। अब भाई हो सकता है फर्जी कंपनी खुद कोई राजनेता ही खोल लिया, ठीक है, और अपने रिश्तेदारों को बोल रहा है कि आप इस कंपनी के मालिक बन जाओ या जैसा भी है, इस कंपनी के माध्यम से मुझे दान देना चालू कर दो। ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो यहाँ पर ब्लैक मनी, काला धन और भ्रष्टाचार के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। The Election Commission of India has said this opens up the possibility of shell companies being set up for the sole purpose of making donation to political parties. This too has been reversed by the court. ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोली थी और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराई है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस प्रकार से देखा जाए ना, तो क्रोनी कैपिटलिज्म में बढ़ावा मिलने वाला है। हमारा जो देश है, हमारी जो देश की डेमोक्रेसी है, वो क्रोनी कैपिटलिज्म के फेस से होकर के गुजरेगी, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी मात्रा का जो धन है और उसकी जो फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रोवाइड करी जा रही है। इसके बदले में हमारे देश के कानून, हमारे देश की पॉलिसी, हमारे देश की जो स्कीम है, इंसेंटिव है, उन डोनर्स की तरफ में ज़्यादा जाती है। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक रहता है। साथ ही साथ में सरकार ने फाइनेंस अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया था। इसके माध्यम से उसने बहुत सारे कानूनों को चेंज कर दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर बात करी जाती है यहाँ पर, हमारे देश में हो चाहे किसी भी देश में हो, नोट इशू करना है, बॉन्ड इशू करना है, तो ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या तो फिर आरबीआई करेगा।
सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट यही बोलता है, या तो आरबीआई करेगा या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई। और ये चीज़ भी ऑथराइज्ड कौन करेगा? आरबीआई एक्ट करेगा। ड्रॉ करना है, एक्सेप्ट करना है किसी भी नोट को, बॉन्ड को, ये सारा काम पहले सरकार के अंडर में, सॉरी आरबीआई के अंडर में होता था। लेकिन अब जब लोग क्वेश्चन खड़े करने लग जाएंगे कि आरबीआई ने जारी किया है, आरबीआई किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। तो बीजेपी को पता है कि पैसा हमको कौन दे रहा है, ठीक है, कितना पैसा दे रहा है, उस हिसाब से उनको काम करना है। इसलिए सरकार ने क्या काम करी थी? एसबीआई को यहाँ पर बीच में डाल दी थी। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी थी आरबीआई एक्ट को, इसके लिए उसने फाइनेंस एक्ट का सहारा लिया था एंड उसने क्लॉज 31(3) को ऐड कर दिया था, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार किसी को भी ऑथराइज कर सकती है, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को, कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर देना। और इसके चलते चलते जो फाइनेंस एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किया गया एंड बोला जा रहा दिस अमेंडमेंट टू द फाइनेंस एक्ट 2 हैज़ बीन स्ट्रक डाउन। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया है? ये वाला जो कानून में बदलाव किया गया था इसको भी रद्द कर दिया है। अब यहाँ पर हमको कुछ इश्यूज है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आरबीआई एक्ट में जो संशोधन किया गया था इसको फाइनेंस बिल के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। दिस डज नॉट हैव टू बी पास्ड बाय राज्यसभा। और फाइनेंस बिल की एक खास बात है कि आप उसको राज्यसभा में पारित करवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब सरकार ने ऐसा इसलिए भी करी क्योंकि उस समय में राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी बीजेपी की। अब सरकार की यहाँ पर दिक्कत हो गई। उन्होंने क्या काम किया? अब उन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, अपन एक काम करते हैं, इसको फाइनेंस बिल के तौर पर प्रस्तुत कर देते हैं और लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी है, इसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ेगा और ये बिल पास हो जाएगा। तो सरकार ने इसी रास्ते को अपनाई थी। लेकिन अब आप ये समझिए कि क्या आप हर मुद्दे को फाइनेंस बिल के तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन खड़ा होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें फाइनेंस बिल से रिलेटेड प्रोविज़न हो। एंड दोबारा ए नंबर ऑफ लॉज वर अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस द इलेक्टोरल बॉन्ड सच एज। इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए आपने बहुत सारे कानूनों को अमेंडमेंट किया था, जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 को आपने बदला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 को बदला, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदला एंड कंपनीज एक्ट 2013 को भी आपने चेंज किया था। साथ ही साथ में बाईपास द सीआईसी रूलिंग। इसके अलावा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से भी आप ये नहीं पूछ सकते और आपको ये जवाब भी नहीं मिलेगा कि किसने दिया, कितना दिया, किसको दिया और सरकार ने फिर क्या क्या दिया। ये बिल्कुल भी आपको पता चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि भारत सरकार अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो बीजेपी रूलिंग पार्टी है और यहाँ पर उसकी मेजॉरिटी चल रही लोकसभा में। वो चाहे तो किसी भी बिल को पास करवा सकती है, येन केन प्रकारेण। और एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ आप देख ही चुके हैं। यहाँ पर ऐसे से नहीं हो रहा तो ऐसा कर देते हैं। राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी नहीं है तो इसको फाइनेंस बिल के तौर पर हम प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा ऐसा कदम सरकार उठाते रहती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है उसमें बोला है कि जितने भी संशोधन आपने किए हैं आरपीए एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2013, ये सारे के सारे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी वेयर आर्बिट्रेरीनेस इन लॉ इज़ नॉट परमिसेबल। कानून का आप मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं, कानून सबकी नज़र में बराबर है। तो ये सारे जो आर्टिकल थे ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, और इनका आप कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला है
कि आपने जितना भी रुपया लिया है ना इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, वो पूरी जानकारी दो, और अब नया जो पैसा है वो लेना आप बिल्कुल बंद कर दो। एंड बोला गया है एसबीआई को कि आप फुल डिटेल भेजिए इलेक्टोरल बॉन्ड की दैट हैव बीन इश्यूड सो फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय द 6 मार्च 2024 तक की डेडलाइन दी गई है। एंड बोला गया है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आपके पास जितनी भी सूचना आएगी वो उसको आप अपनी खुद की वेबसाइट में 2 वीक के अंडर में इसको डालेंगे। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पाकिस्तान के चुनाव के रिजल्ट से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो पाकिस्तान में चुनाव का नतीजा अभी कहना चाहिए फाइनल भले ही नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल का मतलब ऐसा है कि अभी कोई आगे नहीं आया है और उसने मेजॉरिटी सिद्ध नहीं किया है कि वो पार्टी बना सके। इस बार का जो चुनाव हुआ है पाकिस्तान में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई है। यहाँ पर आप तीन चीज़ देख सकते हैं। एक तो है इमरान खान की पार्टी, दूसरी है इधर उस पार्टी की हम बात करेंगे जो कि कहते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसका पूरा का पूरा सपोर्ट मिलिट्री को है। एंड हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीपीपी की। एक पार्टी ये हो गई इमरान खान की, दूसरी हो गई ट्रिपल पी, किसकी क्या नाम है यार, बार बार मैं भूल जाता हूँ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, एंड शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इमरान खान की जो पार्टी है वो पीटीआई है। देखिए यहाँ पर ना तो इमरान खान जीत पाए हैं मेजॉरिटी के साथ और ना ही नवाज़ शरीफ जीत पाए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो इंडिविजुअल व्यक्ति खड़े होते हैं ना, वो लोग काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर जीत पाए हैं। और ये जितने भी निर्दलीय लोग खड़े हुए थे ना यहाँ पर, ये लोग इमरान खान के करीबी माने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर 300 सीट है, टोटल 400 सीट है, 300 सीट है, इसमें से भी कम 150 हासिल करना था तो कोई भी हासिल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक मौका ये मिल गया है, जनता ने ये मौका दी है किसको, इंडिविजुअल लोगों को, निर्दलीय लोगों को, कि आप एक काम करो इमरान खान के साथ में जुड़ो या तो फिर पीपीपी नवाज़ शरीफ के साथ में जुड़ो। लेकिन देखा जाए ना तो वो नवाज़ शरीफ को रिजेक्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए इमरान खान और जो निर्दलीय लोग हैं ना, इनको जनता ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और इनके द्वारा सरकार बनाए जाने की ज़्यादा संभावना है। अब यहाँ पर बहुत डिटेल में बताया जाता है कि कब किसकी सरकार बनी, इसके बाद मिलिट्री कैसे करके इन्फ्लुएंस डालती है, इसके बाद नेता लोगों को कैसे करके जेल होते जाती है। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर पूरा सर्किल ही चला आ रहा है। अब यहाँ पर यदि इमरान खान को यदि मौका मिल गया है ना, तो बिल्कुल उसको वेट नहीं करना है कि मैं अपोजिशन में रह करके सरकार चलाऊंगा। यदि आपको बिल्कुल मौका मिला है तो बिल्कुल आप आगे आइए एंड अपनी सरकार बनाइए और काम करिए, देश को आगे लेकर के जाइए। अब जनता ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि यहाँ पर मिलिट्री राजनीति में इंटरफेरेंस पैदा करें, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाए, उसका प्रभाव बढ़ते जाए, सरकार मिलिट्री के हिसाब से कामकाज करना लग जाए। इस हिसाब से तो उन्होंने किसी भी पार्टी को वोट इसीलिए तो नहीं दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि यदि सरकार कोई भी बनाए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन देश की जो कंडीशन है, देश में यदि महंगाई है या फिर बेरोजगारी है या फिर वहाँ पर जो धार्मिक हिंसाएं होती हैं धर्म को लेकर के, आतंकवादी जो हमले होते हैं, साथ ही साथ में उसको ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं एफएटीएफ हमको ब्लैक लिस्ट में ना डाल दे। इसके लिए हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आतंकवाद को जो फंडिंग जा रही है उसको कैसे न कैसे करके हमको रोकने की ज़रूरत है। इन सारे मुद्दों के ऊपर पाकिस्तान को बातचीत करना पड़ेगा। अन्य देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारने की उसको ज़रूरत रहेगी।
इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ, और पहली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूज़ आई है रसिया से। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, यहाँ पर रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके जो एकदम तीव्र विरोधी माने जाते थे। तीव्र विरोधी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जस्ट उनके लेवल का व्यक्ति जो कि अब देश को संभाल सकता है, अगला राष्ट्रपति हो सकता है, एक महत्वपूर्ण पद पर काम कर सकता है, कई बार जेल गए हैं, कई बार आंदोलन करे हैं, और ऐसे ही व्यक्ति को जनता पसंद करती है और लोग सोचते हैं कि नहीं, देश इनके हाथ में होना चाहिए। साइबेरिया जैसी जगह में इनको रखा गया था, जो कि सबसे ठंडा जगह है और सबसे ठंडी जेलों में इनको गिना जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सत्ता को चुनौती देने वाले लोकतंत्र के समर्थक एलेक्सी नवेल्नी की शुक्रवार को रहस्यमय तरीके से जेल में मौत हो गई है। एंड लोगों का ऐसा सोचना है कि इनको जहर देकर मारा गया है। नवेल्नी जनवरी 2021 से साइबेरिया की जेल में 19 साल की सज़ा काट रहे थे। पुतिन सरकार ने उन पर गबन और केस में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था, और जिसके चलते चलते उनको जेल जाना पड़ा था। नवेल्नी पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रसिया को बोलती है कि ये पूरे देश को लूट करके खा रहे हैं, ठग दे रहे हैं। इन्होंने कई सारे यूट्यूब वीडियो में पुतिन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। नवेल्नी रूसी राजनीति में पारदर्शिता की मांग को उठाने वाले एक बड़े नेता थे। अब हालांकि देखा जाए, रसिया की गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि चले ठीक है, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, इसकी हम जांच करेंगे, और जांच के उन्होंने आदेश दे दिए हैं। इसके बाद अगली वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो फेमा कानून से रिलेटेड है। FEMA इसका पूरा नाम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हिंदी में इसको विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, विदेशी मुद्रा को मैनेज करने का ये काम करती है। विदेशी मुद्रा, कहीं भी विदेशों में लेन देन हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, तो आप फेमा कानून के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कानून विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी व्यापार और भुगतान संबंधी एक कानून है। ये देश के बाहर ट्रेड, पेमेंट एंड भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। ये एक नागरिक कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत ईडी को विदेशी मुद्रा कानून और नियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करने, उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कानून की शुरुआत हुई थी विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम 1947 के माध्यम से। इसके अंतर्गत 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट नामक संगठन का गठन किया गया था, जो 1957 में संशोधित होकर के प्रवर्तन निदेशालय बन गया। क्या बन गया? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी बन गया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके बाद फेरा 47 को हटा दिया गया। फेरा 73 को साल 1973 में भारतीय संसद में पारित किया गया, जो कि 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ। फिर इस फेरा 73 को 1998 में हमने निरस्त कर दिए, और भारतीय संसद ने फेमा कानून पास किया, और इसको 1 जनवरी 2000 से हम पूरे देश में लागू कर दिए हैं। अब ये कानून हम लाए क्यों हैं? इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा का हम संरक्षण करते हैं, उसको रेगुलेट करने की बात करते हैं। असल में फेमा 1999 की धारा 3 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति अथवा खाते में नहीं डाल सकता, और ना ही भारत में बाहर से धन ला सकता है। कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में ही आपको काम करना है। भारत से बाहर कोई संपत्ति प्राप्त करने, निर्मित करने, हस्तांतरित करने के उद्देश्य से भारत में कोई व्यक्ति किसी वित्तीय सौदे में शामिल नहीं हो सकता। केवल अधिकृत व्यक्ति ही विदेशी विनिमय कर सकता है। कानून के हिसाब से इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विदेशी विनिमय या फिर विदेशी प्रतिभूति
या फिर मुद्रा परिवर्तन के लिए आरबीआई में आवेदन लगाना पड़ेगा। आरबीआई इससे संबंधित सभी जांच करेगा, इसके बाद ही व्यक्ति को ये पावर देगा। अगर आरबीआई को ये लगा कि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला काम समाज के हित में नहीं है, ठीक है, और उसको लगा कि ये कानून का दोषी है, तो वह व्यक्ति की जो अथॉरिटी है उसको ख़त्म कर देगा। फेमा कानून के अंतर्गत कार्यवाही के प्रावधान की यदि हम बात करें तो फेमा के अंतर्गत जो लेन देन हो रहा है वो दो रूप में हो रहा है। पहले नंबर में आ जाता है पूंजी खाता लेन देन और भारत के बाहर की जितनी भी देनदारी हैं, इससे फेमा की धारा 6 के अंतर्गत निपटाया जाएगा। दूसरे नंबर में आता है चालू खाता लेन देन, और पूंजी खाता के अलावा लेन देन जितने भी हो रहे हैं इसको हम धारा 5 के माध्यम से निपटाते हैं, और इसमें आरबीआई एक रेगुलेटर की भूमिका निभाता है। दंड की यदि हम बात करें तो धारा नंबर 13 में दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो बोला जा रहा है कि जितने राशि का भी आप गड़बड़ी कर रहे हैं उसका 3 गुना आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जहां राशि की मात्रा निर्धारित आप नहीं कर सकते वहां 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, एंड वहीं अधिकृत अधिकारी के पास नियमों के उल्लंघन करके विदेशी मुद्रा से अर्जित धन को विदेशों से भारत में स्थानांतरित करने की भी पावर दी गई है। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ है हम डिस्कस करने वाले हैं वो चाबहार पोर्ट से रिलेटेड है। चाबहार पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में, एंड पाकिस्तान में चाइना के द्वारा जो एक बंदरगाह विकसित किया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से आग्रह किया है कि आप चाबहार पोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, जो कि लोकेटेड है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द ईरान, ताकि इन्हेंस किया जा सके कनेक्टिविटी एंड ट्रेड को इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के साथ में दुनिया भर में जो लोकेटेड हैं। भारत 6वें नंबर की रीजनल डायलॉग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ अफ़गानिस्तान इन किर्गिज कैपिटल बिश्केक, इंडिया के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र विक्रम मिस्री ने बोला है, ठीक है, किसके लिए, इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान एंड सेट द अप्रोच टुवर्ड द तालिबान रूल कंट्री शुड बी बेस्ड ऑन कंसेंसस। तालिबान को लेकर के भारत की क्या सोच है इसके बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर बताई जाती, बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर चीज़ें नहीं बताई गई हैं। इस इंटरेक्शन के दौरान काफ़ी देशों के लोग आए हुए थे, जैसे कि ईरान, रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एंड उसी टाइम में सेंट्रल एशियन नेबर्स को बोला गया था भारत की तरफ से कि आप चाबहार पोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, एज वेल एज़ द शहीद बेहेस्टी टर्मिनल एट द पोर्ट फॉर मैरीटाइम ट्रेड विथ इंडिया एंड अदर कंट्रीज टू द वर्ल्ड। इंडिया ने अभी तक देखा जाए तालिबान की गवर्नमेंट को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जो कि अगस्त 2021 से ही पावर में चल रही है। उस समय में यूएस ने अपनी सेना को बाहर निकाला था और धीरे धीरे करके तालिबान ने अफगानिस्तान में राज करना चालू कर दिया था। इसके बाद यदि हम स्पोर्ट्स वाले हिस्से की तरफ में जाएँ ना, तो क्रिकेट वाले हिस्से में आप देखेंगे अश्विन ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। अश्विन became the second Indian after Kumble to reach the milestone of 500 wickets in Test। कुंबले के बाद 500 विकेट हासिल करने वाले सेकंड नंबर के ये टेस्ट बॉलर बन गए हैं। कौन? आर रविचंद्रन अश्विन। 500 विकेट लेने की क्लब में कौन कौन लोग शामिल हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। 500 से ज़्यादा या फिर 500 विकेट की यहाँ पर बात करी जा रही। टॉप में है मुरलीधरन है, 133 मैच खेले हैं, 230 इनिंग में, और 800 विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट इन्हीं के नाम में है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वार्न, इनके 708 विकेट हैं। एंडरसन की बात करें 344 विकेट हैं। अनिल कुंबले एंडरसन के 696 विकेट हैं, कुंबले के हैं 619, एंड ब्रॉड के हैं
604 विकेट, मैकग्राथ के हैं 563, वाल्स के हैं 519, लायन के हैं 517 और अश्विन के हैं 500 विकेट। तो नया इतिहास इन्होंने रचा है।